हेलो विद्यार्थियों, मैं यहाँ तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया, जिसमें हम बात करें भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण की भूमिका के बारे में बात करने वाले, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो गए और इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में भी और इसकी वीडियो के आई टैग में, आई बटन पर और लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं और टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अपने आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके आपको, है ना। भाषा क्या है? देखिए, भाषा एक बहाव के रूप में है। जिस प्रकार से नदी का पानी बहता चला जाता है और अपना रास्ता बदलता रहता है, उसी तरीके से आपकी जो भाषा होती है उसका स्वरूप अपना बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये अपने स्वरूप को, यदि हम बात करें इस स्वरूप को बनाने के लिए, एक स्थायी बनाकर रखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्याकरण की सहायता लेनी पड़ती है। अब ये व्याकरण क्या होता है? व्याकरण हमारे जो भाषा है उसको एक स्थायी रूप देने का, प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और हमारे व्याकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। यदि हम लोग सिंगल लैंग्वेज में देखें, व्याकरण का कार्य होते हैं हमारे जो शुद्ध भाषा, शुद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना हमारा होता है। डॉक्टर स्वीट ने सही कहा है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा उसका शरीर विज्ञान है। क्या है? डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है? डॉक्टर स्वीट ने कहा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण और उसका शरीर विज्ञान के रूप में कार्य करता है। कुछ यहाँ पर भाषा शिक्षण के नियम है, जिसमें कि डॉक्टर जैगर ने कहा है भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या ही व्याकरण है। जो हमारे भाषा के नियम है कि हमें किस तरीके से भाषा का प्रयोग करना है, किसके साथ किसने बोलना चाहिए, किस प्रकार से उसका यूज करना चाहिए, उन नियमों की व्याख्या करना ही व्याकरण कहलाता है। श्री कामता प्रसाद जी ने भी सही कहा है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण हो वही व्याकरण है। मतलब भाषा का सही रूप से प्रयोग करना, उसका उपयोग करना, उसके नियमों का यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। यदि बात करें भाषा अधिगम में व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर समय समय पर इसको नियंत्रित करने का कार्य करती है व्याकरण। कौन? व्याकरण। अब यदि बात करें भाषा और व्याकरण की, भाषा और व्याकरण साथ साथ चलते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिलेगा इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा और व्याकरण किस प्रकार से, भाषा व्याकरण सहसंबंध के रूप में पाए जाते हैं, दोनों एक साथ चलती है। भाषा व्याकरण के बिना अधूरी है और व्याकरण भाषा के बिना अधूरी है। तो दोनों का कार्य क्या होता है? शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और उसका अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना। व्याकरण शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। व्याकरण शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। क्या? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। शुद्ध भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या भाषा होनी चाहिए। सृजनात्मकता का विकास करना। व्याकरण से क्या होता है? बच्चे में सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। ध्वनि शब्दों का योजना, शब्द शक्ति का बढ़ावा और सिखाना, उसको लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना। बच्चों में लोकोक्ति मुहावरों का सही प्रयोग किया जाना। कब, किस तरीके से स्वरों और मुहावरों का प्रयोग किया जाए। जैसे अंधों में काना राजा, ठीक है। चिकना घड़ा होना, कि किसी पर भी कितना भी बातों को कहा जाए लेकिन उसका क्या होता है? कोई असर नहीं होता। इसे चिकना घड़ा कहा जाता है ना। कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, लेकिन कभी समझ में नहीं आता, है ना। और अंधे के लगे हाथ बटेर, तो ये बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं बस, है ना। स्वराघात बलाघात है। स्वराघात मतलब होता है आपका कि स्वर को कितना बोलते समय कितना उस पर बल दिया जाए, और बलाघात मतलब कितना उस पर बल लगाया जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। वाक्य रचना, विराम चिन्ह, शुद्ध प्रयोग सिखाने के लिए, नवीन भाषा सिखाने के लिए, भाषा की प्रकृति व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए और भाषिक तत्वों की रचना का ज्ञान प्रदान करने के लिए हम विकास करते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? 4 तत्व होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ये हमारे 4 अंग होते हैं भाषा के, और इन्हीं को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए हम लोग क्षमता विकसित करते हैं। व्याकरण के अंग है। यदि व्याकरण के अंगों की यदि बात करें, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण में सबसे पहले भाषा ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि क्या होती है? हमारी जो वर्ण विचार होते हैं, शब्द विचार होती है, वाक्य विचार होते हैं, इनके पहले वर्ण आते हैं। हम सभी को पता है भाई, आप शिक्षक हो, जितने भी हो,
वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से पूरा आपका एक पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से आपका पूरा एक चैप्टर लेसन का निर्माण होता है। और इसी के क्या करते हैं बच्चे, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं। व्याकरण की कुछ शिक्षण विधियां जो महत्वपूर्ण है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं आपके। अभी तक जितना देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। निगमन विधि में या डिडक्टिव मेथड में कह लीजिए, व्याकरण की प्राचीनतम विधि है। यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो नियम होते थे उनको कंठस्थ किया जाता था। जैसे बच्चे बैठे और बच्चे गुरु के सामने बैठे, वो गुरु एक मंत्र देता था या फिर सूत्र पढ़ाता था, उसको क्या करते थे बच्चे रटते थे। रटने पर ज्यादा बल दिया जाता था। अब रटने वाली विद्या नहीं है, तो ये प्राचीनतम इसलिए कहा गया है कि रटन विद्या कहलाती थी। इसका व्यवहारिक बाद में होता है। बाद में इसी को विधि को थोड़ा सा सूत्र विधि, मतलब अध्यापक द्वारा बताए गए सूत्रों का कंठस्थ करना। पुस्तक विधि, सूत्र विधि का परिवर्तित रूप, सुधरा हुआ रूप। यहाँ पर क्या होता है, व्याकरण सिखाने के लिए अध्यापक के द्वारा एक छोटी सी किताब दे दी जाती है बच्चों को, ताकि वो व्याकरण को सीख सके अपने घर पर भी। जैसे आज करते हैं तो बहुत सारी किताबें खरीदवा दी जाती है ना, प्राइवेट स्कूलों वालों ने तो बिजनेस बना लिया। स्कूल के अंदर ही एक छोटी सी बुक सेल खोल देते हैं, बुक शॉप खोल देते हैं, वहीं पे आता है, चलता रहता है उनका बिजनेस। मैं सबके लिए नहीं कह रहा भाई, यहाँ पर कुछ लोग नहीं करते जो बहुत अच्छे स्कूल से बहुत अच्छे, वो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते जरूर है। आगमन विधि की बात करें, इंडक्टिव मेथड, ये इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा। जैसे इस विधि में पहले छात्रों को उदाहरण प्रदान किए जाते हैं और इस विधि के 4 पद है, उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यकरण और परीक्षण। मतलब पहले बच्चों को उदाहरण दिया, बच्चे उस उदाहरण को देखकर उस पर अपना क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उसका सामान्यकरण करते हैं, फिर उसके बाद परीक्षण किया जाता है कि जो बच्चों ने सही चीज निकाली क्या वो सही है गलत है, उसका अध्यापक के द्वारा उसका क्या करना, चेक करना। अब इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे अज्ञात से मूर्त, ठीक है, यहाँ पर अस्थायी ज्ञान से इसे अज्ञात ज्ञान और मूर्त से अमूर्त की तरफ या सरल से कठिन की और नियमों का पालन करते हुए इसे बताया जाता है। फिर यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है भाषा संसर्ग विधि। भाषा और विधि क्या कहा था इसमें, ये एक ऐसा नियम है क्योंकि कहाँ पर इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग, माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। तृतीय, यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग से किसी विशेष व्यक्ति द्वारा रचित जो या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा, अध्यापक द्वारा जो भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं, उन्हें क्या करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति की या फिर किसी विशेष कृति को पढ़ाया जाता है और उस कृति को पढ़ाते समय व्यवहारिक ज्ञान का प्रदान किया जाता है। तो आपने जाना कि किसी पुस्तक को, गद्य को, काव्य को पढ़ाते समय क्या किया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाना ही क्या कहलाता है, आपका भाषा संस्कृत विधि होती है। लेकिन इसमें कुछ कठिनता भी है, यहां पर इसमें अधिक समय लगेगा क्योंकि भाषा के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने में, और यहां पर हो सकता है कई बार शुद्ध और अशुद्ध का विवेचना करना मुश्किल हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी रहती है। भाषा प्रयोग विधि, इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके सामान्य लक्षण तक पहुंचा जाता है, उनका गुण और अवगुणों का निकाला जाता है, उनके कार्यों को निकाला जाता है। इसमें तुलना विश्लेषण नियम पर निर्भर करती है। भाषा सहसंबंध विधि, विधि का प्रयोग शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण आदि प्रयोग होता है। मतलब सहसंबंध विधि क्या है, शिक्षण वर्तनी को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण नियमों के ज्ञान के बिना कराए बिना भाषा का शुद्ध रूप अनुकरण करने के अवसर प्रदान करती है। इसमें एक लेखक जिसे भाषा का पूर्ण अधिकार और बालकों वार्तालाप के द्वारा, मतलब भाषा शिक्षण एक ऐसा साधन है जिसमें एक अध्यापक होता है जो कि व्याकरण का अच्छा ज्ञान जानता है, बच्चों को व्यवहारिक रूप से उसे क्या करता है, भाषा शिक्षण कराता है, ताकि बच्चों को उसे भाषा शिक्षण में कराते समय क्या करे, उसे व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान भी प्रदान कर सके, वार्तालाप के द्वारा, कम्युनिकेट के द्वारा। भाषा समवाय विधि, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसमें गद्य और गद्य साहित्य को पढ़ाते समय क्या होता है, मुख्य रूप से गद्य साहित्य को पढ़ाते समय एक व्याकरण की पूरी जानकारी प्रदान करना, मतलब व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। जैसे कि आज देखते हो, आज हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा है, और हिंदी साहित्य जो हिंदी की किताब है, आप देखते हो कोई भी 6, 7, 8, 9, 10 में कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, कोई भी, उसके पुस्तक के अंत में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या कहलाता है, भाषा समवाय विधि कहलाती है। और भाषा समवाय विधि का काफी महत्वपूर्ण मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है उसमें, यही मिलती है कि उसमें हम लोग व्याकरण को अलग से नहीं पढ़ते, ना व्याकरण का अलग से ज्ञान प्रदान किया जाता, बल्कि साथ में हम लोग उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
ये उच्च कक्षाओं में अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं। भाषा खेल विधि मतलब खेल खेल में आपको भाषा का व्याकरण प्रदान कर दिया जाता है, अलग से व्याकरण न देकर। तो बच्चे इसे आसानी से सरलता से सीख लेते हैं, रुचि के द्वारा सीख लेते हैं, क्योंकि वो खेल खेल में सीख रहे हैं। उनमें निरसता नहीं आती। क्या नहीं आती है? बच्चे नीरस नहीं होते, उनमें किसी भी प्रकार के कोई डिफिकल्टीज नहीं फील होती है। भाषा व्याकरण या शिक्षण विधि, इसमें भाषा शिक्षक द्वारा रोचक और आकर्षक विधि द्वारा उसमें ध्वनि, वर्तनी और वचन, शब्दलिंग, क्रिया, काल आदि को गलतियों को दूर कर दिया जाते हैं और आसानी से उस बच्चे से प्रश्नोत्तर नियमों का प्रयोग किया जाता है, मतलब व्यवहारिक व्याकरण प्रदान कर दिया जाता है। भाषा विश्लेषणात्मक विधि, यह विधि आगमन विधि के जैसे कार्य करती है। कैसे? आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दे दिया जाता है और उसके बाद बच्चों से उनका सामान्यकरण और उसमें से विचार विमर्श करवा के उनके सही सामान्यकरण करवा के उनका अर्थ निकलवाया जाता है। तो बच्चे इसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं बच्चे, और ये वैज्ञानिक विधि के रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं। व्याकरण शिक्षण की कुछ प्रक्रिया है। अब उन्हें देख लीजिए, व्याकरण शिक्षण के लिए 3 पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। पहले बच्चों को जो पूर्व ज्ञान होता है उस ज्ञान से ज्ञान को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आपने बीएड में और बीटीसी में जब आपने यहाँ पर देखा तो लेसन प्लान बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। पहले ज्ञान को जोड़ा जाता है, फिर उसके प्रस्तावना दिया जाता है, फिर उद्देश्य कथन रखा जाता है। जो समस्यात्मक है उसके ऊपर अपनी बात रखी जाती है। व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के कुछ उपाय हैं। बच्चों को बोलचाल और लिखित भाषा में नियमों का प्रयोग कराया जाए, उनके व्यवहारिक रूप में उनको ज्ञान प्रदान किया जाए। जैसे हम लोग कह सकते हैं संज्ञा का यदि हमें ज्ञान प्रदान करना है तो उन्हें थोड़े रूप में, ठीक है, व्याकरण कोर्सेज के रूप में, ठीक है, व्याकरण को सरस बनाकर रुचिकर बनाकर उन्हें बच्चों को हम लोग ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। उसके कुछ तरीके हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं बच्चों का जो व्याकरण पाठ्यचर्या उनके अनुकूल बना जाए, लेवल के अकॉर्डिंग बनाया जाए। बच्चे किस लेवल में, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को व्यवहारिक व्याकरण प्रदान किया जाए, न कि अलग से। भाषा संबंधी ज्ञान ध्यान में रखते उन्हें दिया जाना चाहिए। उनके उत्तरोत्तर कठिन जो प्रश्न है उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनका कठिनतम लेवल बना जाए, और जितना मैक्सिमम हो सके सर्वद्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा सके, बच्चों को सिंपली तरीके से सीखा जा सके, और उनकी शिक्षण विधियों को उनके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उनके साथ प्रयोग किया जाए। व्याकरण का व्यवहार ज्ञान प्रदान किया जाए। कैसा? व्यवहारिक ज्ञान में रोचक बनाने के लिए रिक्त स्थानों और कुछ खाली पूर्ति, तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना, विलोम शब्द, मैचिंग, खाली स्थान, बच्चों को ऐसे दिया जाए जो कि चैप्टर के अंत में होते हैं। तो ये बहुत आसान सा सरलतम तरीका है। यदि बात करें व्याकरण शिक्षण में संप्रेषण कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व है, बिल्कुल महत्व है, और वो महत्व इस तरीके से सीख सकते हैं हम लोग। व्याकरण से क्या करते हैं बच्चे, अपना जो अशुद्ध उच्चारण है उसे ठीक कर लेते हैं, शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, सही वाचन करना सीख जाते हैं, आसानी से सरलता से गलत बोल रहे हैं तो बच्चा उसको आसानी से अभिव्यक्ति करना सहायक होता है, सृजनात्मक कौशल का विकास हो जाता है, धारा प्रभावपूर्ण हो जाती है, उनके बच्चे शुद्ध वार्तालाप करने में सीख जाते हैं, भाषा अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना सीख जाते हैं बच्चे। लेखन कौशल में विकास में व्याकरण का महत्व, यदि बात करें लेखन कौशल में बहुत महत्व है व्याकरण कौशल का। बच्चे की पढ़ाई जैसे बच्चे सुनते हैं उसी तरीके से वो अपना लिखते भी हैं, और बच्चों को शुद्ध लेखन कहाँ से सीखते हैं, व्याकरण से सीखते हैं। बच्चों को कब किस तरीके से कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, कॉमा कब लगाना चाहिए, तो ये सारी चीजें कहाँ सीख सकते हैं, बच्चे व्याकरण से सीखते हैं। लेखन में सर्वनाम का प्रयोग, क्रिया का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग, ये सारे हम लोग कहाँ से सीखते हैं, ये हम लोग व्याकरण से सीखते हैं। उपसर्ग, तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का सही क्रम सीख जाते हैं, कहाँ उपयोग करना चाहिए उसका प्रयोग सीख जाते हैं, और विभिन्न संदर्भों में विभिन्न अभ्यासों में उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं। यह बच्चों के लिए वाक्यों में मुहावरा का प्रयोग करना सीखता, मतलब बच्चों को कब मुहावरा का प्रयोग किया जाना चाहिए इनका हम लोग सीखते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी। बच्चे गद और पद में भी अंतर करना सीख जाते हैं। तो भाई आपने देखिए, मैंने ये लेक्चर क्या था, बड़ा ना हो इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड से बताना पड़ा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा आप में निरस्ता आने लगती है। तो वो मैं नहीं चाहता, आप एक्टिव रहिए, एकदम अपने लक्ष्य की तरफ अचीव करते रहिए, आप उसकी तरफ बने रहिए सीधे एकदम, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको जल्दी से जल्दी। आप देख रहे हो मैं आपके लिए लगातार डेली कंटेंट बनाकर लेकर आ रहा हूँ, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ, ताकि आप अपने शिक्षक भर्ती में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और दूसरा ध्यान रखिए, इस वीडियो के अंत में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि मैंने इसीलिए रखा कि आप इसे पार्ट में भी देख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का जो होती है ग्रैपिंग पावर वो 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में होती है। आप बड़े हो लेकिन आप लंबे समय तक पढ़ते हो, लेकिन आपको भी ठीक है इंटरेस्ट तभी रहता है जब आपका लेक्चर ठीक है इंटरेस्टिंग तरीके से हो।
तो इसी वीडियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम मैंने अपने आपके लिए बना दिए, आई बटन पे ले लीजिए, उन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने वीडियो के अंत में यदि वीडियो लेक्चर आपका अच्छा लगा हो, ये आप में इसमें कुछ चीज़ें नहीं जानी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने इस भाई अपने ठीक है जो भी कह लीजिए ठीक है फ्रेंड्स को थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।